हेलो दोस्तों, कैसे हो। जीवन में बड़े निर्णय लेते टाइम डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के मारे बड़े निर्णय ही ना ले ये तो बहुत गलत बात है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपके चैप्टर में लिखा हुआ, मैं इसे बोलता हूं द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं सेल का। सेल का मैं नाम लिख देता हूं यहां पे द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये क्या है? बेसिक यूनिट है। एनसीईआरटी में लाइफ लिख रखा है। सेल में आने से पहले, सेल चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको सेल तक लेके आऊंगा। ऐसे मैं डायरेक्टली सेल नहीं पढ़ाऊंगा आपको। सेल कैसे आई इस नेचर में, मैं इवोल्यूशनरी थ्योरी की बात यहां पे जरूर करूंगा। कई बच्चों को लग सकता है कि ये अनवांटेड चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैप्टर को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और बायोलॉजी पढ़ने का मतलब सेल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ की बेसिक यूनिट है। इसके बिना तो बायोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे आगे ही बायोलॉजी शुरू होती है। लेकिन पहले, इससे पहले की बायोलॉजी तो देख के आते हैं, इससे पहले क्या हुआ होगा। एक फटाफट सी जर्नी में चलते हैं और मेरे साथ में आप आइएगा। आप सभी बच्चों ने सुना है या नहीं सुना है, एक थ्योरी चलती है जिसे अपन बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? एक छोटा सा पॉइंट था जिसमें ये स्पार्किंग हुआ या फिर एक्सप्लोइटेशन हुआ या फिर बोलता हूं ब्लास्टिंग हुआ। इसमें हुआ है ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग से ये छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। इस नेचर का फॉर्मेशन कैसे होता है देखना, फिर मैं सेल तक आपको पहुंचाते रहूंगा। इसमें हाई टेम्परेचर, इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि ब्लास्टिंग हुई और ब्लास्टिंग चलती गई, फर्दर ब्लास्टिंग हुई और छोटे पार्टिकल में डिवाइड होता गया। और ये प्रोसेस लाखों करोड़ों साल तक चलती गई है, ऐसा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उस टाइम भी कोई देखने गया था, देखने कोई नहीं गया था, बस जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और ऐसा एजम्पशन लगाते हैं। तो साइंटिस्ट जैसा बोलते हैं, अपन भी कहीं ना कहीं मान के यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ब्लास्टिंग हुई, फर्दर ब्लास्टिंग चल रही है। ब्लास्टिंग के बाद में यहां कहीं पहुंचते हैं तो यहाँ पे कुछ डस्ट के पार्टिकल मिलते हैं, कुछ डस्ट के पार्टिकल, कुछ गैस और कुछ स्टार्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टार का फॉर्मेशन ऐसे देखने को मिल जाता है। और ये जो ग्रुप बनता है, ये जो ग्रुप बनता है, जो ये डस्ट के पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल और जो स्टार्स का ग्रुप जो बनता है, इन सबको कहीं ना कहीं अपन गैलेक्सी बोलते हैं। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? गैलेक्सी, गैलेक्सी बोलते हैं। और इसी गैलेक्सी में एक छोटा सा पॉइंट जो बाहर निकाल के चेक करते हैं, तो ये छोटा सा पॉइंट है, ये है अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। अर्थ क्या है? अर्थ तक कैसे पहुंचे, इसका मतलब ये क्या है? ये पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट से शुरुआत हुई, ब्लास्टिंग होती गई और बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी ये मान सकते हैं कि जो यूनिवर्स है ये फैलता ही चला जा रहा है। ये बहुत एक्सपांड करते हुए चला जा रहा है, क्योंकि एनर्जी बहुत है। ब्लास्टिंग अभी भी कहीं ना कहीं माइन्यूट लेवल पे चल ही रही है, ऐसा बिग बैंग थ्योरी बोलती है। अपन भी मान लेते हैं। डस्ट के पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल, स्टार्स का ग्रुप को अपन गैलेक्सी बोल रहे हैं। गैलेक्सी का एक छोटा सा पॉइंट जिसे अपन डस्ट बोल सकते हैं, वो डस्ट है अर्थ। इस अर्थ को मैं जूम करता हूं, इसे मैं करूंगा जूम करूंगा तो मुझे ये अर्थ कुछ इस तरीके से दिखेगी। बोलते हैं ये कैसी अर्थ दिखाई आपने, क्या ऐसी सच में अर्थ होती है? तो मैं बोलता हूं हाँ, ऐसी ही अर्थ होती है। ऐसा अर्थ मैंने क्यों दिखाया कि सर हमने तो आज तक जियोग्राफी में या फिर सोशल साइंस में ऐसी अर्थ कभी नहीं देखी, हमने तो ऐसी अर्थ देखी है, ऐसी अर्थ देखी है। तो मैंने आपको बोला कि ये तो गलत बात देखी आपने। अर्थ सच में ऐसी ही होती है, रियल में ऐसी। प्रूफ के साथ में मैं आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन दिलाऊंगा थोड़े दिनों में। टेम्परेचर बहुत हाई है, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत हाई है। इससे पहले मैं एक छोटी सी जर्नी में बीच में आपको डिस्कनेक्ट करता हूं और कुछ बीच में कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पे देखना, एक छोटा बच्चा है एक छोटा बच्चा या फिर एक कोई पर्सन है, इसको मैं चोट मारता हूं, चोट मारने के बाद में मान लेता हूं इसका कोई ऑर्गन, ऐसे चोट मारने से कोई ऑर्गन निकल के भाग गया बाहर। जैसे मान लेता हूं लीवर भाग गया बाहर, निकल के लीवर बाहर है। लीवर कुछ इस तरीके का एक ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है।
इस तरीके से लीवर आपका इसे मुक्का मारने से बाहर निकल गया। लीवर एक ऑर्गन है, लीवर को मैंने फिर तोड़ा, लीवर में फिर तोड़ा मैंने, तो यहां पे मेरे को कहीं ना कहीं लीवर सेल मिली, लीवर सेल मिली। लीवर सेल को मैंने फिर से तोड़ा तो मेरे को लीवर सेल में बहुत सारे पार्टिकल्स मिले। मैं बोलता हूं ये लीवर सेल है, इसमें बीच में न्यूक्लियस मिला होगा, इसके साइड में मैं बोलता हूं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया मेरे को मिल गया, इसमें एनर्जी बन रही थी। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को जाके पूछा कि क्या कर रहा है, बोला एनर्जी बना रहा हूं। किसके यूज से बना रहा हूं, बोला साइटोप्लाज्म में से ग्लूकोज आ रहा है, साइटोप्लाज्म में से ग्लूकोज आ रहा है, टूट टूट के पायरुविक एसिड बन के आ रहा है। आगे मैं बहुत सारी सिंपल तरीके से इन चीजों को बताऊंगा। पायरुविक एसिड यहाँ पे आ रहा है और मैं एटीपी बनाते जा रहा हूँ, क्रेब साइकिल भी चल रहा है, ईटीएस भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एटीपी बनाते जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ग्लूकोज आया, एटीपी बना, एटीपी में, और फिर मैंने एटीपी को जाके पूछा हु आर यू, उसने बोला हम कुछ नहीं है, हम बहुत सारे एटम्स का ग्रुप है और हमारे बीच में जो बॉन्ड है उसमें हाई एनर्जी वाले बॉन्ड है, उसमें हाई इलेक्ट्रॉन, वो हाई एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो जब एक्सपोज होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। बोला कहा बहुत बढ़िया, तो कौन कौन से एटम है, बोला कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे अंदर है, ऐसे बहुत सारे एटम्स हमारे अंदर है। तो यार मैंने किया क्या है, मैंने किसी बड़े ऑर्गेनिज्म को तोड़ा है, लीवर निकाला है, लीवर को फिर से तोड़ा, लीवर सेल निकला है, लीवर सेल को तोड़ा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इससे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसमें हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गन को मैं तोड़ के चेक कर सकता हूं। तोड़ा, एटीपी निकला, एटीपी को पूछा तो क्या बोला कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम यही मिल रहा है। तो ठीक है, उल्टा चलता हूं, क्या हुआ वो नेचर में, क्या हुआ होगा समझने की कोशिश करना। नेचर में ये एटम्स हाई एनर्जी लेवल पे, हाई टेम्परेचर पे ये एटम्स ने आपस में टक्कर की होगी, टक्कर से क्या बना होगा, ग्लूकोज जैसा पार्टिकल बना होगा। जैसे ग्लूकोज बना वैसे एमिनो एसिड बना होगा, जैसे एमिनो एसिड बना वैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना होगा। ग्लूकोज मिल रहा है, एमिनो एसिड मिल रहा है, प्रोटीन बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलके फैट लिपिड बना रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल बने होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल ने मिलके सेल मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनाया होगा और उसमें और बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स बन गए होंगे। ऑर्गेनेल्स बनने के बाद में एक सेल का अरेंजमेंट हो गया होगा, एक सेल बन गई है पूरी, एक सेल ने बार बार डिवीजन करके ग्रुप ऑफ सेल बनाया होगा, टिश्यू सिस्टम बन गया होगा, टिश्यू सिस्टम ने मिलके ऑर्गन बनाया होगा, ऑर्गन लीवर बन गया होगा। जिस तरीके से लीवर का फॉर्मेशन हुआ है उसी तरीके से हार्ट बना होगा, उसी तरीके से किडनी बना होगा, उसी तरीके से ब्रेन बना होगा, उसी तरीके से बाकी डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल बना होगा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स आपकी बॉडी के बन गए होंगे और सब मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया होगा और एक ऑर्गेनिज्म बन गया होगा। क्या यार यही सच में है जर्नी? उल्टा चल के देखता हूं तो यहां तक पहुंचता हूं और यहां से चलता हूं तो ऐसा चलता हूं। इसका मतलब मैं यहां पे पहुंचना चाहता हूं, मैं इस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं, यहां से शुरू करता हूं। ब्लास्टिंग हुई है, एटम्स आए हैं, डस्ट के पार्टिकल्स है इसमें, स्टार्स में एनर्जी अभी भी है, डस्ट के पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हर एक चीज क्या मेल्ट फेज में या फिर गैसियस फेज में बहुत हाई टेम्परेचर है। अर्थ को मैंने जाके पूछा अर्थ पे क्या हो रहा है, अर्थ को मैंने जाके पूछा तो अर्थ बोल रही है कि टेम्परेचर बहुत हाई है भाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। इसमें क्या है, इसमें एटॉमिक फेज पड़ी हुई है। एटम क्या होता है समझा देता हूं धीरे से। एटम क्या होता है, एटम एक ऐसा पार्ट है किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी चीज का एक ऐसा पार्ट है जिससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ए का मतलब क्या होता है, एटम का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। यहां से तोड़ दिया मैंने, आधा पार्ट बचा, फिर मैंने तोड़ा, आधा पार्ट बचा, फिर तोड़ा, आधा बचा, फिर तोड़ता गया। एक टाइम ऐसा है मैं तोड़ता यहां तक पहुंच गया, छोटू सा पॉइंट बचा है। छोटू से पॉइंट को मैंने डिवाइड करने की बहुत कोशिश करी, डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है। वो जो डिवाइड नहीं हो पा रहा है ना, वही पार्ट एटम है। बहुत बढ़िया। ए का मतलब होता है एब्सेंट। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, और टर्म का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन होता है टर्म का मतलब, समझने के लिए मैंने ऐसा एक टर्मिनोलॉजी बना दिया। टर्म का मतलब डिवीजन है, ए का मतलब एब्सेंट। एटम वो चीज है जिसमें डिवीजन नहीं होता है, सिंपल सी बात। और ये एटॉमिक फेज है। एटॉमिक फेज हाई टेम्परेचर पे क्या करेगी यार, एटॉमिक फेज हाई टेम्परेचर पे अपनी
स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगी हाई टेम्परेचर पे। जैसे मैं बोलता हूं कि आप बहुत सारे लोग किसी रूम में बैठे हो, उसमें एकदम से मैं आग लगा दूं तो क्या आप बैठ पाओगे? वहां पे नहीं बैठ पाओगे, आपकी अनस्टेबल स्टेज चली जाएगी, आप अनस्टेबल स्टेज में चले जाओगे, आप इधर उधर भागते जाओगे और कहीं ना कहीं जान बचाने की कोशिश करोगे। ऐसा ये एटम भी कर रहा है। एटम में हालांकि जान नहीं होती, पर ये यहां से यहां पे यहां पे यहां पे ऐसा आपस में टक्कर कर रहा है, टक्कर रैंडम टक्कर चल रही है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है यार, एडवर्स कंडीशंस है, एटम आपस में टकरा रहे हैं। तो क्या हुआ? बहुत सालों तक रिएक्शन चली है, बहुत सालों तक रिएक्शन चली। तो क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा है, मान लेता हूं हाइड्रोजन का एटम है, मान लेता हूं हाइड्रोजन का एटम है, मान लेता हूं ऑक्सीजन का एटम है, आपस में टकराया होगा, क्या बन गया होगा? H2 बन गया। क्या H2 रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, हाई टेम्परेचर है, जैसे ही फॉर्म होगा वापस ब्रेक हो जाएगा। जैसे H2 बना होगा वैसे ही CH4 बना होगा, जैसे CH4 बना हाई टेम्परेचर वापस ब्रेक हो गया, फिर से CH4 बना होगा, जैसे CH4 बना होगा वैसे NH3 बना होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन टक्कर कर रहे होंगे लाखों सालों तक, एक दिन में नहीं हो रही है रिएक्शन, अभी एक मिनट में एक दिन में नहीं हो रही रिएक्शन, 5 दिन में भी नहीं हो रही है, लाखों सालों तक चली है रिएक्शन। ऐसा फेज बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं, ऐसा बनने में आया है और हाई टेम्परेचर वापस टूट गया है। ऐसे केस में क्या होता है, जब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी या तो यूज होती है या तो रिलीज होती है। ऐसे केस में एनर्जी का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ, टेम्परेचर थोड़ा डाउन गया। ऐसे केस में क्या हुआ, एक बहुत सालों तक चलने वाली रिएक्शन है और इसके चलने के बाद में क्या हुआ, इसे मैं अर्थ बना देता हूं एक बार समझने के लिए। ये अर्थ ऐसी होती है, ये मैं समझने के लिए बना रहा हूं। देखो ये मॉलिक्यूल्स बन गए हाई टेम्परेचर पे और अब टेम्परेचर इतना कम हो गया, बहुत कम नहीं हुआ है, इतना कम हो गया कि ये जो NH3 है, ये जो CH4 है, ये कहीं ना कहीं यहां पे रुकने लग गए हैं। H2O यहां पे थोड़ा सा स्टेबल होने लग गया है। लेकिन यार हाई टेम्परेचर केस में पहले क्या हुआ होगा, जैसे मैं बोलता हूं एक रिएक्शन बनाता हूं, यहां से यूवी रेज आई सनलाइट से, यूवी रेज आई, एनर्जी आई, यूवी रेज आई तो क्या हुआ, H2O का ब्रेकडाउन हुआ, H2O का ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन पड़ा होगा, यहां पे नाइट्रोजन पड़ा होगा, ऑक्सीजन तुरंत हाई टेम्परेचर केस में कार्बन से रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन इस नेचर से एस्केप कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ये जैसे ही रिएक्शन करता है तो यहां से क्या बन जाता है, वापस CO2 बन जाता है और ये CO2 बनने के बाद में ये यहां से CO2 बना लेता है और फिर जैसे मैं बोलता हूं यहां से CH4 है, अगर मैं इस कार्बन की जगह CH4 रख दूं तो ये CO2 बना लेता है। वैसे तो CH4 के साथ में रिएक्शन करता हूं तो क्या बन जाता है, H2 बन जाता है, H2 बनता है, साथ में क्या बन जाता है, H2 बनने के साथ में क्या बन जाता है, यहां से ये CO2 बन जाता है, CO2 H2 बनता चला जाता है, फिर ये यूवी रह जाता है, फिर से ब्रेकडाउन होता है। ऐसे ये रिएक्शन लाखों सालों तक चली है। H2O अभी इस नेचर में नहीं आया है। H2O बनता है, ब्रेक हो जाता है, फिर बनता है, ब्रेक हो जाता है। पहली बात तो ये वेपराइजेशन फेज में रहता है, गैसियस फेज में रहता है, ये लिक्विड फेज में आ ही नहीं पाया क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था, छोटे मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं थे इस नेचर में। लेकिन लाखों सालों तक जब ये रिएक्शन चलती जा रही है तो एक दिन ऐसा आया, कैसा दिन आया मैं आपको यहां पे वापस लेके आता हूं, यहां पे मेरी बात सुनते जाना। एक दिन ऐसा आया कि इस नेचर में जो ये अर्थ मैंने बनाई है, इस अर्थ को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं और क्या ऐसा दिन आया कि ये जो अर्थ है, ये ऐसी अर्थ मैंने फिर से बनाई है और ये जो अर्थ है इस पे क्या हुआ, ये H2O की फॉर्म में रुकने लग गया और ये H2O की फॉर्म में जब रुकने लग गया, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई था, इसके केस में ये H2 खुद ही हाई टेम्परेचर केस में इस अर्थ सरफेस से एस्केप करने लग गया। अच्छा, इसके पहले क्या हुआ होगा, जब ये H2O ब्रेक कर रहा होता है तो ऐसा कुछ हो रहा होता है, तो ये हाइड्रोजन तो हल्का होने की वजह से ऊपर जा ही रहा है, H2O भी हाई टेम्परेचर में अगर यहां पे रिएक्शन नहीं करवा तो यहां से एस्केप कर रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, यहां पे रुक ही नहीं पा रहा। ऐसे केस में एक दिन ऐसा आया कि यहां पे एक ऐसी लेयर बन गई, एक ऐसी लेयर बनी जिसमें एक पर्टिकुलर रेंज में, एक रेंज तक, जैसे बहुत ऊपर हाइट पे एक रेंज से, एक यहां से लेके यहां तक एक रेंज बनी और उस रेंज में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन कंबाइन करता है इसे, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से कंबाइन करता है और O3 बनाता है। ओजोन का फॉर्मेशन होना चालू हो गया है। ओजोन का फॉर्मेशन अगर चालू हो गया है
तो धीरे धीरे एक थिकनेस बन गया है, एक गैसियस चेंबर बन गया है और एक गैसियस लेयर आ गई है। मतलब अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिल रहा है, उसे अपन ओजोन लेयर बोलते हैं। उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा थी पहले। अब जब ये यहां से मैं सन बना देता हूं कि ये सन से जो यूवी रेज आ रहा था, क्या ये डायरेक्ट इस नेचर में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और ये जब ये यहां से डायरेक्ट यहां पे नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और नीचे गिर गया, टेम्परेचर और नीचे गिर गया। H2O के मॉलिक्यूल्स अब H2O रहने लगे, CH3 के ये CH4 के मॉलिक्यूल CH4 रहने लगे, NH3 के मॉलिक्यूल NH3 रहने लगे। ऐसा कुछ सीन बन गया टेम्परेचर थोड़ा कम होने की वजह से। लेकिन इतना भी कम नहीं था, H2O यहां से ऊपर जाने लग गया। ऊपर जब गया तो जैसे ही आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, आपने देखा होगा जैसे आप किसी भी रीजन में रहते हैं, आप शिमला जाते हैं घूमने, जम्मू कश्मीर जाते हैं, तो अपने इंडिया का जो भी स्टेट है उन सबसे हाइट पे शिमला है, क्योंकि वहां पे बर्फबारी क्यों होती है? बर्फबारी क्योंकि वो हाइट पे है, 1-2 किलोमीटर आपसे हाइट पे हो। इस केस में जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो वैसे टेम्परेचर कम होता है और आप बर्फ जमना चालू हो जाती है। तो बर्फ जमना चालू हुई तो क्या हुआ कि जो डस्ट, ये जो H2O के पार्टिकल्स है, H2O के पार्टिकल्स क्या किए? H2O के पार्टिकल्स ने क्या किया? क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स बन गए, फिर क्लाउड्स बने, ऐसे क्लाउड्स बन गए, बहुत सारे क्लाउड्स बने। क्लाउड्स जब बने तो ये क्लाउड्स जब आपस में फ्रिक्शन करते हैं, ये जब भी क्लाउड्स आपस में फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये क्लाउड्स क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से ये क्लाउड्स यहां पे वापस नीचे आ रहे हैं और ये H2O के मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं। लेकिन यार सीन ये था कि जब रेनफॉल हो रहा है लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई है, ऐसे केस में जैसे ही पानी नीचे गिरा छन करके ऊपर उठ गया। कैसे? जैसे आपने घर में तवा होता रोटी बनाने वाला, उस पर कई बार ऐसे छींटा मारा को पानी का, ऐसे छींटा मारते हैं तो क्या होता है, वो पानी का जो बूंद आपने डाला वो 1 सेकंड के लिए डांस करता है और गायब हो जाता है। ऐसा ही सेम सीन यहाँ पे था। ये अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई था कि बारिश हुई, आई छन गायब, फिर आई छन गायब। ऐसे केस में क्या हुआ, यहां से वाटर टकराया, वापस ऊपर चला गया, फिर आया, फिर चला गया। एक तरीके से वाटर साइकिल बन गया। ये काम भी लाखों सालों तक चला है और एक दिन ऐसा आया कि ये H2O होके और यहां पे रुकने लग गया। जब H2O यहां पे रुकने लग गया तो क्या हुआ? H2O यहां पे रुकने लग गया तो ये जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे भरने लग गए यार। अगर ये गड्ढे में पूरे गड्ढे पानी से भर देता हूं तो ये अर्थ सरफेस आपको कुछ ऐसी दिखेगी जो आपने रियल में आज तक पढ़ी है। तो ये अर्थ सरफेस कुछ ऐसे बन जाती है। ये गड्ढे हैं, ये ओशियंस बने हैं, ये ओशियंस बन गया है। जो बाकी पार्ट बचा है ना, ये पार्ट, ये टेरेस्ट्रियल रीजन है, यहां पे हम रहते हैं। आपको पता है कि 70% के समथिंग इस अर्थ सरफेस पे वाटर भरा हुआ। अगर मैं सारा का सारा पानी बाहर निकाल दूं तो कुछ ऐसी नहीं दिखेगी अर्थ आपको। तो ये आपका अर्थ का रियल व्यू जो आपने अभी तक पढ़ा है। लेकिन टेरेस्ट्रियल रीजन में मैं पानी अगर बाहर निकाल देता हूं जो 70% पार्ट पे है तो अर्थ कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये मैंने अर्थ बना दिया है, एटमोस्फियर लेके आया हूं, पानी आ गया है। धीरे धीरे अब H2O यहां पे रुकने लगे तो H2O में स्प्लिटिंग होगी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजनिक एनवायरमेंट बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन अभी फ्री नहीं है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट अभी है इस नेचर में। इसलिए अपन नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है तो ऑक्सीजन नहीं आया। अब मैं ये सिनेरियो तो आपको मैंने बता दिया कि अर्थ सरफेस आया है, क्योंकि मैं एक सेल के पास में जब गया तो सेल बोल रही है कि हम तो पानी से आए हैं, तो मैं पानी तो लेके आऊं पहले, तो मैं पानी लेके आया हूं। अब पानी में अपन चलेंगे और पानी में चेक करेंगे किस तरीके से सेल बन रही है और फिर अपन इस सेल वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। अब देखना, इस जर्नी को मैं आगे बढ़ाता हूं और एक एक करके आपको बताता हूं कि किस तरीके से यार ये हुआ होगा। एक बात मेरी ध्यान से सुनते जाना और मैं आपको बताते चला जाऊंगा। देखना, जब इस नेचर में जब जैसे मैं बोलता हूं कि एक गड्ढा बना, एक गड्ढा, एक ओशियन बना है जिसमें हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर। इस हाई टेम्परेचर केस में यहां पे पानी भरा हुआ, यहां पे पानी भरा हुआ, इस गड्ढे में पानी भर गया है। लेकिन मुझे बताओ इसमें अभी भी बहुत सारे एटॉमिक फेज है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई, ये उबलता हुआ पानी है, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर नहीं है, इसमें उबलता हुआ पानी है। उबलते हुए पानी में एटम एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं। एटम जब एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है देखना।
एटम जब टक्कर करे तो वही रिएक्शन हो रही है। एटम छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या बनाया? एटम ने छोटे मॉलिक्यूल बनाए, CH4 बनाया। एटम ने छोटे मॉलिक्यूल NH3 बनाया। एटम ने H2O बनाया। भाई H2O में H2 फिर से बन सकता है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, जैसे CO2 बना होगा, CO2 बन गया होगा। ऐसे छोटे मॉलिक्यूल बने। क्या छोटे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इनसे बड़ा मॉलिक्यूल क्या बना होगा? मैं बोलता हूं ग्लूकोज बना होगा। ये मैं सीक्वेंस क्यों बना पा रहा हूं? क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, इसलिए ऐसा अपन बोलते हैं। ये केमिकल इवोल्यूशन की थियरी है, आपको समझना पड़ेगा, सेल तक आना पड़ेगा। ग्लूकोज बना होगा, ये छोटे मॉलिक्यूल टक्कर करके ये बनाते हैं। उसके बाद में ये ग्रुप बनाता है तो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। जिस तरीके से ग्लूकोज बना है उसी तरीके से एमिनो एसिड बन गया। एमिनो एसिड में क्या होता है यार? एक कार्बन होता है बीच में, एक हाइड्रोजन होता है सर पे, यहाँ पे क्या होता है? COH ग्रुप होता है। यहाँ पे एक वेरिएबल ग्रुप लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? NH2 लगा देते हैं। ये क्या है? एमिनो एसिड। जिस तरीके से एमिनो एसिड, जिस तरीके से ग्लूकोज बना होगा, उसी तरीके से कार्बन की लंबी चेन और उसमें वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया होगा, फैटी एसिड बन गया होगा और ग्लिसरॉल आ गया होगा और साथ में लिपिड बन गया होगा। ऐसा ही तो हुआ है। ये छोटे मॉलिक्यूल थोड़े बड़े मॉलिक्यूल बने। बड़े मॉलिक्यूल ने ये कंपोजिशन बना के एक बहुत बड़ा पॉलीमर बनाया होगा। तो एक केस ऐसा बना होगा इसी वाटर में ऐसा बना होगा। मैं बोलता हूं ये काले कलर का जो है ये ग्लूकोज है। तो लाखों सालों तक अगर ऐसा होता रहा तो ये हो गया यार ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया। जैसे ग्लूकोज बना वैसे ही क्या बना? वैसे ही एमिनो एसिड बना। एमिनो एसिड प्रोटीन बनाया होगा, इस तरीके से प्रोटीन आ गई। ये प्रोटीन अरेंज हो गई। जिस तरीके से प्रोटीन अरेंज हुई है, जिस तरीके से ग्लूकोज अरेंज हुआ है, उसी तरीके से क्या मैं इसमें लिपिड फेट अरेंज कर सकता हूं? क्या मैं आपको ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं। रियल बात कुछ इससे अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसके आसपास ही घूम रही थी। ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल पानी में पहली बार बना है। और ये चेंबर जो है, इस चेंबर के बाहर क्या रिएक्शन नहीं चल रही? क्या तो अपन बोलेंगे नहीं यार इसमें रिएक्शन चल रही है। क्या इस चेंबर में कोई रिएक्शन ट्रैप नहीं होगी? बिल्कुल हो गई है। इस चेंबर में रिएक्शन ट्रैप हो गई, इसके बाहर रिएक्शन चल रही है, इस सराउंडिंग में बहुत सारी रिएक्शन चल के ये काम कंटिन्यूस चलता जा रहा है। अब ये काम कंटिन्यूस अगर चलता ही जा रहा है तो फिर यार क्या हुआ होगा? तो फिर ऐसा हुआ होगा कि ये जो चेंबर है, इस चेंबर में क्या है? इस चेंबर में कोई रिएक्शन ट्रैप हो गई। तो अब इस चेंबर को मैं क्या बोलूं? क्या इस चेंबर के बीच में जगह है? हाँ, इस चेंबर के बीच में जगह है। तो यहां से कुछ केमिकल बाहर से अंदर आ रही होंगी। तो ये जो रिएक्शन चलती है कहीं ना कहीं सराउंडिंग पे केमिकल जो है उस पर डिपेंडेंट है। इसलिए इस चेंबर को मैं क्या बोलूंगा? अगर इस चेंबर को मैं एक सेल जैसा मान लेता हूं, मानने के लिए कि ये चेंबर है, सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है और अपन किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो अपन होते हैं हेट्रोट्रोप। हेट्रोट्रोप वो होता है जो खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट रहता है, उसे अपन हेट्रोट्रोप बोलते हैं। तो ये जो चेंबर है ये सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है केमिकल्स को लेके। इसलिए इस चेंबर का मैं एक नाम लिखता हूं, यहां पे ध्यान से देखना। इसे मैं बोलूंगा केमिकल के लिए डिपेंडेंट है, इसलिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कीमो। और ये दूसरे पे डिपेंडेंट इसलिए बोल रहा हूं हेटेरो। और ट्रोफिक लेवल मतलब खाने का लेवल किस तरीके का है, मतलब एक तरीके से एनर्जी मिलना ही तो है, तो इसे मैं बोलूंगा कीमो हेटेरोट्रोफ। क्या बोला मैंने? कीमो हेटेरोट्रोफ बोल दिया। चलो बहुत बढ़िया, ये केमिकल्स पे डिपेंडेंट हो गया ये चेंबर। अब इसमें रिएक्शन कंटिन्यू है, केमिकल बाहर से आ रहे, रिएक्शन हो रही, प्रोडक्ट बन रहा है, फिर से कोई चीजें बनती जा रही होगी। तो एक दिन ऐसा आया होगा कि यार ये जो चेंबर है पूरी तरह से क्लोज हो गया होगा, बिल्कुल क्लोज हो गया होगा। अब जब ये चेंबर पूरी तरह से जब क्लोज हो गया तो कीमो हेटेरोट्रोफ से क्या बन गया होगा? केमिकल आना बंद हो गया, सराउंडिंग से केमिकल लेना इस चेंबर ने बंद कर दिया। तो अब ये चेंबर क्या हो गया? अब ये चेंबर हेटेरोट्रोप ना होके हो गया ऑटोट्रोप। लेकिन क्या केमिकल रिएक्शन रुक गई है? नहीं, केमिकल रिएक्शन जो केमिकल अंदर प्रेजेंट है उनमें रिएक्शन हो रही है, लेकिन सराउंडिंग पे केमिकल को लेकर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब ये जो है ये चेंबर हो गया है कीमो, केमिकल तो है ही है, कीमो ऑटोट्रोफ हो गया। ये क्या हो गया? कीमो ऑटोट्रोफ हो गया। इसके बाद में क्या हुआ होगा? देखो सेल तक पहुंचने के लिए यहां तक आना ही पड़ेगा। अगर आप सीधा सेल पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, पर यार अगर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, रटने का तरीका ना यूज करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में बायोलॉजी को अगर दिमाग में सेट करना है
तो इसी तरीके से बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। आइएगा मेरे साथ में, क्या बन गया, कीमो हेटरोट्रोप से कीमो ऑटोट्रोप बन गया। अब रिएक्शन आगे चलती चली गई, आगे चलती ही चली गई, कीमो ऑटोट्रोप बन गया, केमिकल अंदर है, एनर्जी बन रही है, केमिकल रिएक्शन अंदर कंटिन्यूअस है। अब धीरे धीरे जब रिएक्शन आगे बढ़ती गई तो क्या हुआ, इस केमिकल रिएक्शन से एक ऐसा केमिकल बन गया जो सनलाइट जो थी उसे ट्रैप करने लग गया। तो मैं बोलता हूं यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गया, मतलब पिगमेंट फॉर्मेशन होने लग गया, पिगमेंट जैसा कुछ बन गया। और पिगमेंट क्या होते हैं, कलरिंग बॉडी होती है जो कलर प्रोड्यूस करती है, लेकिन इनमें से कुछ पिगमेंट ऐसा जो सनलाइट ट्रैप कर लेते हैं। जैसे आज की दुनिया में क्लोरोफिल को ना अपन फोटोसिंथेटिक वो पिगमेंट जानते हैं, तो सनलाइट को ट्रैप करने वाला पिगमेंट बन गया। इनमें जब रिएक्शन हो रही है केमिकल रिएक्शन, जब ये पूरी तरह से क्लोज हो गया, तो अब ये केमिकल रिएक्शन के साथ में सनलाइट को ट्रैप करने लग गया। सनलाइट के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं, फोटो। फोटो यानी फोटो लेना नहीं होता है, फोटो यानी होता है लाइट, फोटोन। फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है जो सनलाइट फेंकता रहता है, बार बार मारता रहता है अपने ऊपर, एक प्लांट के ऊपर ये फोटोन फेंकता है, तो फोटो यानी लाइट एनर्जी। अब ये जो चेंबर है ये क्या बन गया, अब ये चेंबर बन गया कीमो। कीमो तो केमिकल तो पहले से ही है, ऑटो पहले से ही है क्योंकि बाहर से ये केमिकल नहीं ले रहा, अब ये लाइट लेने लगा, तो ये हो गया कीमो ऑटो फोटोट्रोफ। क्या बन गया, कीमो ऑटो फोटोट्रोफ बन गया है। कीमो ऑटो फोटोट्रोफ के साथ में कुछ बैक्टीरिया शुरुआत में ऐसे आए हैं जिन्होंने ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज नहीं किया, तो उन बैक्टीरिया का अपन यहाँ पे नाम भी बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम बोलता हूँ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मैं बोल देता हूं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ऐसे कुछ बैक्टीरिया आए हैं जिन्होंने शुरुआत में H2O की जगह H2S इस नेचर में यूज किया और उन्होंने ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज किया था। ये आगे की रिएक्शन में अपन पढ़ते भी जाएंगे, लेकिन शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से बता देता हूं। यही कीमो ऑटोट्रोप एक ऐसा आया जिसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ग्रीन कलर क्लोरो के लिए आता है। तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी है जिसे अपन शॉर्ट में बीजीए बोल सकते हैं, और इसका मॉडर्न नाम जो है वो है साइनोबैक्टीरिया। इसका मॉडर्न नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया ही वो पहला ऑर्गेनिज्म है इस नेचर में, अकॉर्डिंग टू साइंस, जिसने इस नेचर में सबसे पहले आके ऑक्सीजन रिलीज करा है, ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट बनाना स्टार्ट किया है, ऑक्सीजन इस नेचर में आ गया है। इसका मतलब सेल का फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन ये सेल कैसी है, ये सेल एक चेंबर है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है, लेकिन वो रिएक्शन क्या एक दूसरे से सेपरेटेड, पूरी तरीके से सेपरेटेड नहीं है। इसमें हजारों रिएक्शन चल सकती है, लेकिन ये रिएक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकती है, एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकती है। ऐसे इस चेंबर में रिएक्शन चल रही है, और ये है साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप अपन ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसने सबसे पहले इस नेचर में आपके ऑक्सीजन रिलीज किया। इस नेचर में अगर नई स्पीसीज का इवोल्यूशन करना है तो ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में नया स्पीसीज नहीं बन सकता है। इसका मतलब शुरुआत का जो कंडीशन था जिसमें एनारोबिक फेज थी, एनारोबिक फेज में आप यह नहीं बोल सकते कि नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, रेयर केस में, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा किसी न किसी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करता है और उसे अनस्टेबल बना देता है। तो जब भी इस नेचर में ऑक्सीजन आया है तो इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ है, पर इवोल्यूशन की प्रोसेस कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। आज भी इस नेचर में इवोल्यूशन चल रहा है। मैं बोलता हूँ चेंबर जैसी कंडीशन इसमें आ गई है, चेंबर जैसी कंडीशन ही सेल होती है। मैं आपको सेल तक लेके आ गया हूं। सेल के अलग अलग टाइप होते हैं, वो मैं आपको सेल जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं सेल तक आपको पहुंचा दिया है। सेल कुछ इस तरीके से बनता है, और सेल बनता है तो अब अपन सेल क्या होता है, लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। सेल तक आए हैं, सेल से आगे बढ़ते हैं, आगे चलता हूं, सेल तक पहुंचे हैं, इसे आगे पहुंचाते हैं। कहां तक पहुंचाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहली बार सेल किसने देखा, सुनो, एक साइंटिस्ट था और बात है 1665 की। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के पास में एक बोतल है। अच्छा,
ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। एक बोतल है उसके पास में, और बोतल पे लगा हुआ है ढक्कन। भाई बोतल है तो ढक्कन तो लगाएगा। बोतल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है वो ढक्कन कुछ इस तरीके का है, और ये ढक्कन है, वो ढक्कन बना हुआ है ढक्कन का नहीं है, ये बना हुआ है लकड़ी का, वुड का बना हुआ ढक्कन है। चलो वुड कहां से आती है, तो वुड आती है ट्री से। ट्री बना देता हूं, ये मैंने बनाया है ट्री। दिस इज सुंदर सा ट्री, दिस इज सुंदर सा ट्री। अरे बायोलॉजी में ऐसे ट्री होता है। अच्छा ट्री कुछ इस तरीके का मैंने बना दिया, चलो बहुत बढ़िया, ऐसा मैंने ट्री बनाया। इस ट्री की जो ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है ना, इसे अपन एक नाम से जानते हैं। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। इसको अपन बोलते हैं छाल। हिंदी में क्या बोलते हैं? छाल, या फिर बोलते हैं बार्क, या फिर बोलते हैं कॉर्क। बार्क, छाल, कॉर्क। इसको मैंने मारा कट। क्या मारा? कट मार के वुड का फीस निकाला। वुड का फीस निकाल के मैंने क्या बनाया? ढक्कन बनाया। मैंने वुड का फीस निकाल के ढक्कन बनाया और ढक्कन लगा दिया बोतल के ऊपर। इसमें कुछ भरा हुआ था। रॉबर्ट हुक इसे बैठ के पी रहा था, पानी पी रहा था। रॉबर्ट हुक ने देखा यार, ढक्कन जैसे ही हटाया तो बोला ये क्या है, ये क्या है, तो चेक कर रहा है क्या है इसे। शुरुआत में जो पुराने टाइम की बात है, उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट लोग हुआ करते थे, उन सबके पास में सेल्फ मेड अपने द्वारा बनाया हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप होता था। ज्यादा रेजोल्यूशन पावर उसका नहीं होता था, लेकिन माइक्रोस्कोप होता था सबके पास में खुद का बनाया हुआ। वो खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखने जा रहा है, और क्या देखने जा रहा है कि यार मैंने जब इसे माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो कुछ खास दिखा नहीं। इसको माइक्रोस्कोप लगा के जब देखा तो कुछ नहीं दिखा, कुछ खास नहीं दिखा। बोलते हैं एक काम करते हैं, आज पूरा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि साइंटिस्ट का दिमाग रुकता नहीं है, चलता ही चला जाता है। इस ढक्कन को यहां पे रखा, ढक्कन को बेटा यहां पे रखा, और रख के क्या किया, ढक्कन को यहां पे रखने के बाद में उसको किया कट। उसको ढक्कन को कुछ इस तरीके से रख दिया, और रखने के बाद में क्या किया, कट मारा उसको। कैसे कट मारा देखना, ऐसे कुछ कट मारा, इस तरीके से कट लगाया, इस तरीके से स्लाइस बनाई उसकी, इस तरीके से उसकी क्या बनाई, स्लाइस बनाई। और स्लाइस बना के एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के रखती है। नीचे लगा के जैसे ही रखा तो उसको क्या दिखा, क्या दिखा भाई, क्या दिखा, दिखा क्या, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। इस तरीके का हेक्सागोनल शेप उसे स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा स्ट्रक्चर उसे दिखा। ऐसी स्ट्रक्चर देखी, वो देखा यार ये क्या है, उसने देखा ऐसे तो मैंने, जो मोंक होते हैं ना, मोंक नहीं जानते, साधु संत लोग होते हैं ना, साधु संत लोग, पुराने, आजकल के साधु संत लोग तो कुछ अलग तरीके, मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहने लगे। पुराने जो लोग होते हैं, आज भी रहते हैं, आज भी देखने को मिल सकते हैं साधु संत, जो परमात्मा जो लोग होते हैं, वो माउंटेन्स में रहते हैं। माउंटेन्स में रहते हैं तो माउंटेन्स में कुछ आलीशान घर बना के तो रहते नहीं है, कुछ इस तरीके का ही उनका घर होता है, ऐसे करके ऐसे। तो बोला ये तो यार मोंक हाउस जैसा है। रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, ये तो मोंक हाउस जैसा है, मोंक हाउस जैसा छोटा सा घर है। बोला ऐसा ही घर हनी बी का होता है। ऐसा ही घर किसका होता है, हनी बी का होता है। बोला हनी बी का छोटा घर, मोंक हाउस का छोटा घर। और छोटे घर को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेला। सेला से ही आगे जाके नाम आया सेल। सेल कहां पे दिखा, सेल इस लकड़ी के फट्टे में दिखा, इस लकड़ी की छोटी सी चद्दर में दिखा। किससे देखा, माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप से देखा, ये कहां पे लगा हुआ था, बोतल के ढक्कन में लगा हुआ था। क्या थी, लकड़ी थी। लकड़ी कहां से मिली, प्लांट से। प्लांट पे कब लगा हुआ था, जब तक इसका ढक्कन नहीं बना हुआ था तब तक प्लांट पे लगा हुआ था। पर जैसे ही मैंने, जब ये प्लांट पे लगा हुआ था, क्या ये लिविंग था? हाँ, इसका जो कुछ पार्ट जो लिविंग था, लेकिन ये पार्ट जब धीरे धीरे डेड होता गया, उसको मैंने कट किया और उसका ढक्कन बनाया। इन कुछ कोई दिन तो ये लिविंग था। ऐसा स्ट्रक्चर जो पहले लिविंग था, अब वो पूरी तरह से डेड है। तो जो भी सेला देखा है इस रॉबर्ट हुक ने, वो कैसा देखा है, लिविंग की डेड, डेड सेल देखा है रॉबर्ट हुक ने। कब देखा है,
1965 में देखा। उसके कुछ दिन बाद में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहुक। क्या नाम है? एंटोन वॉन लीवेनहुक नाम का कुछ एक साइंटिस्ट है जिसने ये 1674 में सेम स्ट्रक्चर कहां पे गया? वो पॉन्ड वाटर के पास में गया। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, लिख नहीं रहा हूं। पॉन्ड वाटर के पास में गया। ओनियन पिल्स जो होती है, जो एक व्हाइट सी चद्दर सी निकलती है ना ओनियन में, प्याज में, ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन स्पर्म सेल और भी बहुत सारी जगह इसने ऑब्जर्वेशन किया तो उसे लगा कि ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिल रहा है। तो इसने बोला कि यार मैंने जो स्ट्रक्चर देखा है वो रॉबर्ट हुक ने पहले देख लिया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड पार्ट था। मैं जहां देख रहा हूं वो लिविंग पार्ट है। लिविंग पार्ट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा गया है, लिविंग बॉडीज में देखा गया है, और ऐसा पार्ट ही रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल बोला है, जो सेला बोला है, वो लिविंग में होता है और हर जगह होता है। इसका मतलब तो लिविंग पार्ट जिसने देखा वो कौन है? एंटोन वॉन लीवेनहुक। आपको एंटोन वॉन लीवेनहुक याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको लीवेनहुक याद रहना चाहिए। एल फॉर लीवेनहुक, एल फॉर लिविंग सेल। कब? 1674। ये दो बातें याद रही। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखा। कैसी सेल? डेड सेल। सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने नहीं। सबसे पहले लिविंग सेल देखा एंटोन वॉन लीवेनहुक ने 1674 में। उसके बाद में मैं दो नाम और बता देता हूं आपको। न्यूक्लियस का डिस्कवरी सबसे पहले किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन में, यहाँ पे नाम ले देता हूं, रॉबर्ट ब्राउन। हुक और रॉबर्ट ब्राउन को यहाँ पे कंफ्यूज में नहीं लेके आना है। 1831 में उसने क्या किया? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। किसका डिस्कवरी किया? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया 1831 में। उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म जो होता है, अच्छा प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कुछ फर्क होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में जो फर्क है, तो मैं यहाँ पे पर अभी ऐसे लिख देता हूं, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का जो डिस्कवरी किया था, आप प्रोटोप्लाज्म याद रख सकते हैं, ये सेल में जो फ्लूइड भरा होता है ना उसे प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। उसका डिस्कवरी किया था वो है पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था। मैंने 4 साइंटिस्टों के नाम बताए हैं। मैंने एक छोटी सी जर्नी बताई है किस तरीके से ये चला है प्रोसेस। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा, लीवेनहुक ने लिविंग सेल देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा, और ये क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने देखा। यहां तक मैं आपको बात बताई मैंने। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेल थ्योरी क्या है, सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, किस तरीके से ओरिजिनेट हुई है। मैं आपको पुरानी जर्नी में फिर लेके जाऊंगा कि एक चेंबर में किस तरीके से चेंबर बन गया होगा, एक बड़े चेंबर में क्या छोटा चेंबर बन रहा था क्या, या फिर एक छोटे चेंबर ने एक छोटे चेंबर को खींच के अंदर ले लिया होगा क्या, किस तरीके से एक सेल बना है, किस तरीके से एक प्रोकैरियोटिक सेल आया, किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल अभी तक चला जा रहा है, और किस तरीके से यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप होता गया, किस तरीके से उसमें डिवीजन की कैपेसिटी आई, किस तरीके से उसका नाम रख दिया गया, किस तरीके से सबसे पहले सेल थ्योरी आई, किसने दी, मॉडिफिकेशन किसने किया, सेल का ओवरव्यू क्या होता है, सेल की अलग अलग स्ट्रक्चर क्या होती है, इनकी बातें अपन एक एक करके करेंगे। मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।